हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर जी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 60 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश कई प्रतिष्ठित स्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल, पीडीएफ और पेपर कटिंग होती है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है जिसमें आप अपने ट्विटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है। आपको यह बताया जाता है कि आप कैसे प्रारंभिक परीक्षा के और कैसे मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें। तीसरा, आपको इसमें एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड SP शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का दूसरा सब्सक्रिप्शन जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 78,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन अलग से ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बैट की शुरुआत की जा रही है वो 7 फरवरी को है, इसका टाइमिंग 11 बजे है। 7 फरवरी को शुरुआत किए जाने वाले कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें और अपने प्रिपरेशन को ऑल इंडिया लेवल पर जज करें और साथ ही आपको इसमें कई सारे प्राइजेज जीतने का भी अवसर मिलेगा। और अनअकैडमी के द्वारा 1 फरवरी को कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई है जो यूपीएससी 2021, 22, 23 के लिए फोकस बैचेज है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। आप इसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेके घर बैठे अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी आधारित बैचेज भी है और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं अपने समय की सुविधा के हिसाब से घर बैठे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 6 फरवरी से वीकेंड बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। आप यदि जॉब करते हैं तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। और आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और जीएस सब्सक्रिप्शन का यदि कम्बो पैक लेते हैं, यानी कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का और प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का, तो यह 12 मंथ का जो है 88,705 का है और 24 मंथ का जो है यह 1,31,510 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पा जाएंगे।
और यदि आप जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल पेपर का भी प्लस कोर्स लेते हैं तो यह 12 मंथ का जो है 70,103 का है। 24 मंथ का जो है यह 99,680 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य में शामिल है और स्वागत है। और 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य में अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, 2 लेक्चर कर चुके हैं। और आज हम 18वीं शताब्दी का जो क्षेत्रीय राज्य है उसमें तीसरे लेक्चर में प्रवेश कर चुके हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो पेशवा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आधुनिक भारत में अभी तक हम लोगों ने किन किन चीज़ों को कवर किया है आधुनिक भारत में, ताकि टॉपिक के साथ आपका कोरिलेशन बन जाए। तो आधुनिक भारत में अभी तक हम लोगों ने मूल रूप से जो कवर किया हुआ एरिया है, तो अभी तक जो कवर किया एरिया है उसमें मूल रूप से क्या किया है, तो 2 लेक्चर पर इस पर हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल के बारे में कवर किया है, उत्तरवर्ती मुगल पर। और 2 लेक्चर इसमें हम लोगों ने 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य पर कवर किया है, क्षेत्रीय राज्य पर कवर किया है। और आज जो है सो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य पर हम लोग तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो आज जो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य हैं इसमें हम लोग बेसिकली पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य था, तो पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास जो आज का है ये पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसमें आपको मेंस की चीज़ें बहुत कम मिलेगी। फुल्ली ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, फैक्ट बेसिस क्लास है। हाँ, हालांकि एप्लीकेशन बेस में आप यहाँ से मेंस का भी मटेरियल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स बेसिस क्लास है। तो पेशवा को जानने के लिए थोड़ा सा हम मराठा साम्राज्य के बैकग्राउंड पर चले जाते हैं, तो हमें इसके बारे में वास्तविक चीज़ें समझ में आएगी। तो मराठा साम्राज्य के विकास, चरमोत्कर्ष और उसके अंत समय तक की प्रक्रिया को हम इसको 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक मराठा साम्राज्य जो शिवाजी से शुरू होता है और शिवाजी से प्रारंभ होके ये पेशवा तक चलता है, और अंत में 1818 में जो है सो मराठा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाता है। तो मराठा साम्राज्य को 2 संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। एक इसको देख सकते हैं शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी के नेतृत्व में जो मराठा साम्राज्य था, शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी, शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी। और दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य, पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी के अधीन जो मराठा साम्राज्य हो जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएंगे, शिवाजी हो जाएंगे। और शिवाजी के बाद, शिवाजी की मृत्यु जब 1680 में हो जाती है, तो शिवाजी के बाद मराठों का नेतृत्व उनके पुत्र संभाजी करते हैं, यानी कि संभाजी। तो संभाजी का जो शासनकाल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 से लेकर 1680 तक इनका काल है। फिर संभाजी का जो शासन काल है बेसिकली 1680 से लेकर 1689 तक। और संभाजी के बाद जो है सो छत्रपति राजाराम जो है सो मराठों का नेतृत्व करते हैं। तो संभाजी के बाद तीसरे हो जाएंगे राजाराम 1707 तक। और राजाराम के बाद महारानी ताराबाई के द्वारा जो है सो मराठों का नेतृत्व किया जाता है, यहाँ पर हो जाएंगे ताराबाई हो जाएंगे। तो यहाँ तक का जो ये 4 प्रमुख शासक के रूप में है ये शिवाजी और उसके बाद। लेकिन पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हो जाता है, तो पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य आता है, तो ये शुरुआत होती है जिसको हम लोग कहते हैं बालाजी विश्वनाथ से शुरुआत होती है। और बालाजी विश्वनाथ से शुरुआत होकर और अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है, अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है वहां तक जाता है, यानी कि 1818 तक मराठा साम्राज्य चलता है। हालांकि इस बीच में मराठा साम्राज्य में कई उत्कर्ष के दौर, कई अवसान के दौर आते हैं। तो आज जो चर्चा का मूल केंद्र बिंदु होगा वो पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य है वो कंटिन्यू हम लोग पूरे एक लॉन्ग वीडियो में इसको कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया कि ताराबाई है, ताराबाई के बाद छत्रपति शाहू जो 1707 से लेकर 1749 तक छत्रपति के रूप में होते हैं। और फिर उसके बाद छत्रपति राम राजा होते हैं और छत्रपति शाहू द्वितीय 1808 में। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेना जरूरी है
ताकि आप इसको समझ सकें कि जब 1689 में क्या होता है कि औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या करवा दी जाती है। और संभाजी की हत्या करवाने के बाद क्या होता है कि शाहू को और उनकी माता को कैद करके क्या करते हैं, ये जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब मुगलों के उत्तरवर्ती मुगल के शासक बाजीराव प्रथम बनते हैं, तो बाजीराव कहते हैं, जब उत्तरवर्ती मुगलों में जो पहला शासक है, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, तो उसके शासनकाल में क्या होता है कि शाहू को और उनकी माता को मुगलों के कैद से रिहा कर दिया जाता है। और मुगलों के कैद से रिहा कर दिए जाने के बाद बेसिकली क्या होता है कि वो कूटनीतिक चाल होती है शासक की कि जब शाहू को और उनकी माता को छोड़ दिया जाएगा, और विधिवत पेशवा भी नहीं माना था शाहू को, छत्रपति भी नहीं माना था बेसिकली। इसके पीछे यही था कि यदि उसको छत्रपति मान लिया जाता शाहू को, तो फिर जो उत्तराधिकार को लेकर या सतारा के साम्राज्य को लेकर जो ताराबाई और शाहू के बीच युद्ध हुआ था, वो युद्ध नहीं होता। और यही रीजन था कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक जिन्होंने इनको रिहा किया था, यही सोच के कि सतारा का साम्राज्य को लेकर शाहू और ताराबाई के बीच युद्ध होगा, जिसमें मराठा आंतरिक रूप से कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि मुगलों के जगह यदि किसी को लेने की क्षमता थी, मुगल साम्राज्य का स्थान यदि किसी में लेने की क्षमता थी, तो वो मराठा था। तो इसलिए वो चाहते थे कि मराठा आपस में लड़कर कमजोर हो जाए। और वही होता है, दोनों के बीच युद्ध होता है, ताराबाई और शाहू के बीच। और ताराबाई और शाहू के बीच युद्ध होता है, उसमें ताराबाई पराजित होती हैं, और फिर से सतारा का जो साम्राज्य है वो शाहू के अधीन आ जाता है। और तब 1707 से लेकर 1749 तक छत्रपति के रूप में शाहू काम करते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन साहू के जो साथ था कि वो अपना जो कार्यभार है पेशवा को सौंपते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि पेशवा का जो पद है वो कैसा होता था और किस तरीके का, क्योंकि पेशवा का दिन मराठा साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो पेशवा के पद को हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मराठा साम्राज्य में जो पेशवा होता था, मराठी शब्द पेशवे से वर्णित है ये, तो इसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, या ये राजा के सलाहकार जो अष्ट प्रधान होते थे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि शिवाजी के प्रशासन में उनको प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक अष्ट प्रधान होता था, जिसमें 8 मंत्री के रूप में होते थे। वो छत्रपति की सहायता करते, तो उसमें एक सर्व प्रमुख पेशवा होता था। तो राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची, जैसे कि आप मुगल प्रशासन में वजीर कह सकते हैं, सल्तनत काल में जो होते थे, उसी तरीके से छत्रपति के शासन काल में ये होता था। और पेशवा शब्द फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है अग्रणी यानी आगे वाला। दूसरा यहाँ पर यह भी जान लेना है कि पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं था, बल्कि ये योग्य व्यक्तियों को दिया जाता था। शिवाजी के समय में भी, संभाजी के समय में भी, संभाजी के बाद जब राजा राम छत्रपति के रूप में मराठों का नेतृत्व करते हैं, तो ये वंशानुगत पद नहीं था, बल्कि योग्य व्यक्तियों को दिया जाता था। क्योंकि इसका काम ही होता था कि जब छत्रपति अनुपस्थित है, किसी कारण से नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में पूरे साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना छत्रपति का पेशवा का काम होता था। तो जाहिर सी बात है कि यह पद वंशानुगत तो होगा नहीं, योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता था। लेकिन वास्तव में पेशवा का जो, वास्तव में पेशवाई सत्ता का जो वास्तविक संस्थापन था, वो पेशवा पद को वंशगत रूप देने का श्रेय ऐतिहासिक क्रम में जो 7वें पेशवा हो जाएंगे, और जिन्होंने को बालाजी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ ने अपने पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद दिया था। तो जब बालाजी विश्वनाथ ने अपने पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद दिया था, तो उसी समय से क्या हुआ, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से, जो उनके पुत्रों के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी मराठा साम्राज्य के प्रमुख के रूप में जो है छत्रपति का पद विराजमान रहता है, ये ध्यान रखेंगे। और जब शाहू की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद एक 1750 में संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि। और इस संगोला की संधि के तहत क्या होता है कि पेशवा की हस्तांतरण, यानी कि वास्तविक सत्ता का जो केंद्र सतारा था, वहां से पुणे हो गया। क्योंकि छत्रपति के समय में जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक सत्ता का केंद्र बिंदु था वो सतारा था, और पेशवा के समय में जो मराठा साम्राज्य का केंद्र बिंदु था वो पूना था। पूना के पेशवा भी कहलाते थे।
तो संगोला के संधि के तहत पेशवा का एक तरीके से छत्रपति केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि संगोला की संधि के बाद छत्रपति केवल नाम मात्र के मराठा साम्राज्य के सर्वोसर्वा सर्वप्रमुख पेशवा के रूप में आ जाते हैं। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और आगे इसमें जो चीजें हैं कि मराठा साम्राज्य का कैसे समाहार होता है अंग्रेजी प्रशासन में, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुल निष्कर्ष ये निकलता है कि पेशवा जो होता था वो अष्टप्रधान जो शिवाजी के समय में, उसमें एक मंत्री के रूप में, जिसका प्रमुख काम होता था छत्रपति की अनुपस्थिति में समस्त प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना होता था। पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था, योग्य व्यक्तियों को दिया जाता था। इसको वंशानुगत करने का श्रेय सातवें पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जाता है, जब उन्होंने अपने पुत्र बाजीराव प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और जो 1750 में संगोला की संधि हुई थी, तो संगोला की संधि के तहत क्या हुआ था कि छत्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख रह गए थे मराठा साम्राज्य के। पूरी जो वास्तविक सत्ता सब कुछ है वो कहाँ चला गया था, तो पूना का केंद्र बिंदु जो पेशवा का था वहां पर चला गया था। और सतारा का जो एरिया था वो नाम मात्र का मराठा छत्रपति के नाम से चलने लगा था। लेकिन ये याद रखना है कि अभी भी मराठा साम्राज्य के दो केंद्र बिंदु हैं, और सतारा और पुणे दोनों हैं। नेक्स्ट जिन पेशवाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे 1713 से लेके 1720 तक। 1714 भी कहीं कहीं पे मिलता है। बाजीराव प्रथम हो जाएंगे 1720 से 1740 तक। बालाजी बाजीराव उर्फ पेशवा नाना साहब 1740 से 1761 तक। फिर माधवराव पेशवा होते हैं जो 1761 से 1772 तक। फिर नारायण राव पेशवा 1772-74। रघुनाथ राव अल्पकाल के लिए। फिर सवाई माधवराव पेशवा बनते हैं 74 से लेके जो 1795 है। फिर बाजीराव पेशवा बनते हैं 1818 तक। और दूसरे नाना साहेब पेशवा, लेकिन सिंहासन पर ये बैठ नहीं पाते हैं। तो इन सभी पेशवाओं के बारे में हमें जानना है। तो आइए सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से बालाजी विश्वनाथ का था। तो बालाजी विश्वनाथ आप चित्र में देख रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा क्रम में सातवें पेशवा थे, यानी कि इससे पहले शिवाजी से लेके और शाहू के समय तक आने तक 6 पेशवाओं की और पद पर नियुक्ति हो चुकी थी। सातवें के पेशवा थे। किंतु पेशवाई सत्ता जो पेशवा वंश के वास्तविक संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ, ये क्या थे, एक चित्त पावन ब्राह्मण थे। जो बालाजी विश्वनाथ थे ये चित्त पावन ब्राह्मण थे। और इनका जन्म 1662 ईस्वी में श्रीवर्धन नामक एक गांव में हुआ था। श्रीवर्धन नामक एक गांव में। और इनके पूर्वज श्रीवर्धन गांव के मरौसी देशमुख थे, माली जाति से ये संबंधित थे, ये ध्यान में रखेंगे। और अपने प्रतिभा के बल पर जो बालाजी विश्वनाथ का उत्कर्ष हुआ था। तो पहले तो यही फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। सातवें पेशवा किस तरीके के थे, तो चित्पावन ब्राह्मण से संबंधित थे। जन्म कहाँ हुआ था, 1662 में त्रिवर्धन नामक गांव में हुआ था। और इनके जो पूर्वज थे वो एक तरीके से कहते थे माली का काम करते थे श्रीवर्धन के गांव में। पड़ोसी देशमुख भी हुआ करते थे। फिर जो है सो सिद्धियों या एक तरीके से जल डकैती जल दस्यु होते थे। सिद्धियों कहने करता है कि ये जल डकैत होते थे जो पश्चिमी महाराष्ट्र के तट पर कोलाबा के आसपास ये लोग रहते थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो जल डकैत होते थे इनको सिद्धि कहा जाता था, या सिद्धियों कहेंगे। तो ये जल डकैत होते थे, कोलाबा के आसपास रहते थे। आतंक से बालाजी विश्वनाथ को किशोरावस्था में ही जन्मस्थान छोड़ना पड़ा था, किंतु अपनी प्रतिभा से उन्होंने उन्नति के साथ अनुभव का और औरंगजेब के बंदी गृह से भी मुक्त पारे। जो साहू था वो जब औरंगजेब के बंदी गृह से मुक्त पाते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा उत्तरवर्ती मुगल के द्वारा उन्हें छोड़ा जाता है, तो फिर महाराष्ट्र में जब उसका पदार्पण होता है साहू का, तब बालाजी विश्वनाथ ने उनका पक्ष ग्रहण किया। और उनके कई प्रबल जो प्रतिद्वंदी थे साहू के, उन सभी प्रबल प्रतिद्वंदियों को, जिनमें से ताराबाई भी शामिल हैं उनके प्रतिद्वंदियों में से, दूसरा चंद्रसेन यादव उनके प्रतिद्वंदियों में से शामिल हैं, उदाजी चौहान उनके प्रतिद्वंदियों में शामिल हैं, दामाजी योरटे उनके प्रतिद्वंदियों में शामिल हैं। इन सभी को परास्त करते हैं बालाजी विश्वनाथ, और तब साहू को सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। और उसी का फल था कि इतने शाहू के ऊपर बालाजी विश्वनाथ ने काम किए थे कि जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे साहू के, जब वो औरंगजेब के कैद से मुक्त होकर आता है, तो महाराष्ट्र में इनको छत्रपति का पद जो मिला वो बहुत कठिनाई से मिला था, क्योंकि इनके कई सारे प्रतिद्वंदी थे। क्योंकि पहले ही मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी, वो इनके प्रतिद्वंदी। फिर चंद्रसेन यादव जो ताराबाई की समर्थक थी, उनको
फिर उदाजी चौहान, फिर दामाजी योरटे, सभी को पराजित करके कूटनीति से भी सभी को या तो पराजित किया या कूटनीतिक शक्ति से ताराबाई के गुट से तोड़कर अपने गुट में शामिल किया और तब वह शाहू को छत्रपति के पद पर आसीन करते हैं। और जब शाहू को छत्रपति के पद पर आसीन करते हैं तो कृतज्ञ शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया और तदंतर पेशवा ने सशक्त पोतनायक कान्होजी आंग्रे से समझौता करके शाहू की मर्यादा तथा राज्य की अभिवृद्धि की। यानी कि जो कान्होजी आंग्रे थे ये भी पश्चिमी महाराष्ट्र के एक प्रमुख देशमुख सरदार थे, इनसे समझौता करता है पोतनायक से और शाहू की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाता है। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मुगलों से संधि था, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की प्राप्ति हुई थी। ये जो संधि हुई थी बेसिकली किसके समय में हुई थी? यह संधि बेसिकली सैयद बंधुओं के समय में की गई थी, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। किसके समय में? सैयद बंधुओं के द्वारा की गई थी। और सैयद बंधु के द्वारा की गई थी। उस समय मुगल सम्राट जो थे वो फर्रुख सियर थे। तो फर्रुख सियर के समय में सैयद बंधु के द्वारा ये समझौता किया गया था, पेशवा बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। और बेसिकली सैयद बंधु ने यह समझौता इसलिए किया था क्योंकि इस समय मुगल दरबार में सैयद बंधु के खिलाफ किया था कि कई विरोधी गुट सक्रिय हो चुके थे, कई विरोधी गुट सक्रिय हो चुके थे। तो इन्हीं विरोधी गुटों पर एक दबाव कायम रखने के लिए इन्होंने मराठों से समझौता किया था और मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया था। बदले में मराठों ने सैयद बंधुओं को 15,000 की घुड़सवार सेना देने का वादा किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण था जो 1719 में हुआ था। इसके कारण मुगल दरबार में मराठों का दबदबा बढ़ना शुरू हुआ था और यहीं से मराठा साम्राज्यवाद की नीति शुरू होती है। इसी सिलसिले में जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इसी सिलसिले में पेशवा की दिल्ली यात्रा के अवसर पर मुगल वैभव के खोखलेपन यानी कि जो इनकी कमजोरी थी वो सामने आ चुकी थी, अनुभूति हो जाने पर महाराष्ट्रीय साम्राज्यवादी नीति या जिसको आप पेशवा की साम्राज्यवादी नीति कहते हैं उसका बीजारोपण हुआ था। क्योंकि उनको पता चल गया पेशवा को कि मुगल दरबार में जो है षड्यंत्र हो रहा है और जो शासक है वो आंतरिक और बाहरिक तौर पर पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और अवसर पाने पर जो है इस जर्जर वृक्ष पर प्रहार करके के तने को समाप्त किया जा सकता है और मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठों का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। ये पेशवा के सोच में आ चुका था। तो उसके बाद जो है सो अपनी कूटनीति के बल पर ये सब करते हैं। अगले जो पेशवा बनते हैं वो कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम है। ये आप देख रहे हैं बाजीराव प्रथम है। तो बाजीराव जो थे इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1740 में, यानी केवल 40 वर्ष। जब महाराजा साहू ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्युपरांत 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। यानी कि जो पहले योग्यता के स्थान योग्यता के आधार पर दिया जाता था वो पेशवा का पद यहाँ पर वंशानुगत हो गया। और 19 वर्ष थे तो एक तरीके से अनुभव कम था। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनमें जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता थी और अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस और पूर्व संलग्नता के साथ अपने अनुज यानी इनका जो छोटा भाई था चिमाजी अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत का सर्वशक्तिमान साम्राज्य बना दिया। और बाजीराव प्रथम को इनकी वीरता के कारण इनको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके समय में जो प्रमुख घटनाएं घटी है बाजीराव प्रथम के समय में वो बिल्कुल वर्षवार है फैक्ट के रूप में पीटी के हिसाब से। तो सबसे पहले जो इनके समय की प्रमुख घटना है कि 1724 में शकूरखेरा का युद्ध होता है। शकूरखेरा की लड़ाई में बाजीराव ने मुबारिज खां जो मुगल दूत था मुबारिज खां को पराजित किया था। ये याद रखेंगे। तो सीधा सा शकूरखेरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम मुबारिज खां के बीच कब हुआ था? 1724 में। फिर 1724 से लेकर 1726 के बीच मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है बाजीराव प्रथम के द्वारा। और फिर 1728 में पालखेर की लड़ाई होती है जिसमें निजाम को पराजित करते हैं, उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते हैं। कौन सा निजाम हो गया? वह निजाम जो हैदराबाद के राज्य का संस्थापक था जिसको हम लोग निजामुल मुल्क उर्फ चिनकलेज खां उर्फ असफ जाह के नाम से जाने हैं पिछले क्लास में, वही निजाम है।
और चूंकि साम्राज्य विस्तार को लेकर, चूंकि दक्षिण में जब मराठों का साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो उस समय तक हैदराबाद राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो हैदराबाद के राज्य और मराठा भी इसके पश्चिम में थे। तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में निजाम के साथ कई बार इनका टक्कर होगा, मराठों का आगे भी पेशवाओं के शासन काल में होगा। तो इस समय बाजीराव प्रथम के शासन काल में 1728 में पालखेर की लड़ाई होती है, जिसमें निजामुल मुल्क को पराजित करते हैं और उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं बाजीराव प्रथम। फिर अन्य जो इनके समय में घटना है कि 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण करके मुगल सेना नायक गिद्धर बहादुर और दया बहादुर को पराजित करते हैं, यानी उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर 1729 में मोहम्मद खां बंगस को परास्त करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा जो आपको आगे आकर काम देगा। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में दो, एक रहेलों का राज्य था रहेला, और दूसरा बंगस पठानों का राज्य था, बंगस पठानों का राज्य था। तो जब मराठों ने विस्तारवादी नीति अपनानी शुरू की थी और जब इन्होंने गंगा के मैदानों में पैर रखना शुरू किया था, तो उस समय जो गंगा के मैदानों में बेसिकली जो बंगस का राज्य था, जो रहेला का राज्य था, इन क्षेत्रों पर भी मराठों के द्वारा विजय अभियान शुरू कर दिया गया था। इसीलिए मराठों के प्रति काउंटर अपनाने के लिए जो रहेला थे और जो बंगस थे, उन्होंने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से अच्छे संबंध बनाए रखे और अहमद शाह अब्दाली को भी भारत पर आमंत्रित किया, आक्रमण करने के लिए उकसाया था। और नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय भी इन्होंने उकसाया था, क्योंकि इनको पता था, ये लोग भी चाहते थे कि जर्जर मुगल साम्राज्य समाप्त होगा तो उत्तर भारत में हमारे लिए खुला क्षेत्र हो जाएगा साम्राज्य स्थापित करने का। और ये जानते थे कि यदि मराठे शक्तिशाली होते हैं तो मुगलों का स्थान वो लेंगे, तो फिर बंगस पठान और रेहलों के लिए जो है सो मुसीबतें उत्पन्न हो सकती है। ये वही मोहम्मद खां बंगस है जिसको 1729 में ये पराजित करते हैं, जो आगे चलकर नादिर शाह से भी भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं और अहमद शाह अब्दाली को भी सहायता करते हैं। फिर 1731 में जो है सो इनके शासनकाल में, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, दभोई में त्र्यंबक राव को पराजित करके उन्हें आंतरिक जो विरोध किया था उसको भी दमन कर देते हैं। और 1733 ईस्वी में सीदियों, अंगरियों तथा पुर्तगालियों को पराजित करते हैं। ये सीदी, अंगरिया, पुर्तगाली इस समय तक इनके पश्चिमी तट पर कोलाबा के आसपास रहते थे। वहां पर ये लोग क्या करते थे, मराठों का जो भी थोड़ा बहुत व्यापार होता था, हालांकि उनके व्यापार से था नहीं, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने कृषि और व्यापार से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा नहीं था, केवल लूटपाट पर इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो जलदस्यु होते थे, जो सीधी होते थे, जो अंगरिया होते, इन सबको 1733 में पराजित किया। और 1737 में क्या होता है, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में दिल्ली का अभियान होता है, जो उनके सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल के युद्ध में निजाम को फिर से पराजित करता है और 1739 ईस्वी में नासिर जंग पर विजय भी प्राप्त करता है। तो भोपाल का युद्ध होता है और इस समय हालांकि निजामुल मुल्क चिनकलीज खां है, लेकिन नासिर जंग से युद्ध होता है और भोपाल के युद्ध में 1737 में, 39 में फिर से निजाम को पराजित किया जाता है। ये वही निजाम है जिसको इससे पहले भी एक बार आप पराजित कर चुके हैं, उससे पहले भी एक बार युद्ध में पराजित किया जा चुका। और वो युद्ध कौन है, तो 1728 ईस्वी में पालखेर के युद्ध में निजाम को बहादुर शाह प्रथम, श्रीमंत बहादुर शाह बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है दो बार पराजित किया जाता है। एक 1728 में पालखेर के युद्ध में और दूसरा 1737 से 39 के बीच भोपाल की लड़ाई होती है। उस भोपाल की लड़ाई में निजाम को पराजित करते हैं। 28 अप्रैल 1740 को अचानक इनकी मृत्यु होती है और मस्तानी नामक इनकी स्त्री से इनका प्रेम संबंध था। एक बॉलीवुड में फिल्म भी बना है बाजीराव मस्तानी, आपने देखा होगा। तो इनके साथ इनके प्रेम संबंध के चर्चे थे जो आज भी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वीर पेशवा थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने देखा अपने समय के सभी शक्तियों को पराजित करते हैं, बंगस को पराजित करते हैं, वो आपने देख लिया, निजाम को पराजित करते हैं, और जो उनके मराठा के आसपास के क्षेत्रों में भी जो शत्रु थे सबको पराजित किए हैं। तो ईस्वी वाइज घटनाक्रम लिखा हुआ है, आपको इसी क्रोनोलॉजी में इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पेशवा जो हो जाएंगे वो जाएंगे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब। और इनका जो शासन काल हो जाएगा, तो बेसिकली पेशवा के रूप में इनका शासन काल हो जाएगा 1740 से लेके 1761 तक का जो समय है
वो बालाजी बाजीराव, इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। तो बालाजी बाजीराव और नाना साहब का जो जन्म हुआ था वो 1721 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1761 में। पानीपत के युद्ध के बाद जब इन्हें पता चलता है कि युद्ध में 2 मोती खो चुके हैं, यानी कि इनका जो पुत्र सदाशिव भावराव है वो, और जो छोटा सदाशिव जो भाव थे वो भी मारे जाते हैं, इनका पुत्र जो पेशवा के रूप में, जो युद्ध का सेनापति के रूप में जाता है, वो भी मारे जाते हैं। तो 1740 में पेशवा नियुक्त होते हैं और अपने पिता से भिन्न प्रकृति के थे। दक्ष शासक थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे, किंतु सुसंस्कृत, मृदुभाषी और लोकप्रिय होते हुए भी दृढ़ निश्चयी नहीं थे। यानी कि व्यक्तित्व का कुछ गुण क्या था कि दृढ़ निश्चयी कि नहीं ये कर लेना है, ऐसा हम करेंगे, इस तरीके का नहीं था। लेकिन कुल गुण जो पेशवा में था वो इनमें भी था। उनके आलसी और वैभव प्रिय स्वभाव का मराठा शासन तथा मराठा संघ पर अवांछनीय प्रभाव पड़ा। पारस्परिक विग्रह तथा सिंधिया और होलकर के संघर्षों को नियंत्रित करने में वो असफल रहे। मराठा कॉन्फेडरेसी में मैंने पहले भी बताया था कि 5 परिवार आते थे। इनमें एक जो सबसे प्रमुख होता था वो कौन था, पूना का पेशवा होता था। पेशवा के बाद दूसरा जो होता था वो नागपुर का एक केंद्र था, तो नागपुर के जो होते थे उनको क्या कहते थे, भोंसले कहते थे। तीसरा जो होते थे वो थे, इसमें इंदौर के होलकर थे, इंदौर के होलकर थे, वही होलकर है। फिर चौथा, इस मराठा कॉन्फेडरेसी में ग्वालियर के सिंधिया शामिल थे, आज भी सिंधिया परिवार है। और चौथा, पांचवा जिसमें होते थे वो बड़ौदा के गायकवर परिवार होते थे, बड़ौदा का गायकवाड़। तो ये पांचों परिवार मिलके मराठा कॉन्फेडरेसी का निर्माण करते थे, मराठा परिसंघ का निर्माण करते थे। तो इसी में सिंधिया और होलकर जो मराठा कॉन्फेडरेसी से ही निकले थे, इन दोनों को नियंत्रित करने में यह असफल रहे थे। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली की राजनीति पर आवश्यकता से अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण उसने अहमद शाह दुर्रानी से अनावश्यक शत्रुता मोल ली थी। जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली की पॉलिटिक्स थे, इन लोगों के मन में, जैसे मैंने पहले, मराठा भी चाहते थे कि जो जर्जर मुगल साम्राज्य है उसके मुखौटे को हटा दिया जाए और वहां पर मराठों का वर्चस्व हो जाए। जो गंगा घाटी में बंगस राज्य था और रेहला राज्य था, वो चाहते थे कि यहाँ पर मराठों का दबदबा ना हो और मुगल जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे हमारे लिए मैदान बनता जाएगा। और जैसे ही, और इसीलिए वो अहमद शाह अब्दाली को और नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किए थे। और चूंकि अहमद शाह अब्दाली जब भी आता था तो अपने प्रभाव में यहाँ पर वजीर बना के जाता था, सेनापति मुगल का बना के जाता था, और उसके द्वारा बनाए गए वजीर, सेनापति और जो भी कहीं पे प्रांतपति नियुक्त है उसको मराठों के द्वारा क्या किया जाता था, विस्थापित कर दिया जाता था। जाहिर सी बात है कि ये सीधी एक तरीके से दिल्ली के राजनीति में हस्तक्षेप था। और इसी हस्तक्षेप से कारण क्या होता है कि अहमद शाह दुर्रानी यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली है उससे शत्रुता होती है और 1761 में पानीपत का युद्ध होगा जिसमें मराठा साम्राज्य लगभग एक तरीके से धराशायी हो जाता है। और उसने आंग्ल शक्ति के गत्यावरोध का कोई प्रयत्न नहीं किया। आंग्ल शक्ति का अर्थ है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा था, तो इसको भी सीमित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। और इन दोनों कारणों से महाराष्ट्र साम्राज्य पर विषम आघात हुआ, यानी कि जो मराठा का साम्राज्य था वो कठिन परिस्थितियों में पड़ गया था। इनके शासनकाल में 1747 ईस्वी में नाना साहब के पदासीन होने के समय साहू के रोगग्रस्त होने के कारण आंतरिक विद्रोह को प्रोत्साहन मिलता है। इन दुष्चक्रों से प्रभावित होकर शाहू ने नाना साहब को पदच्युत कर दिया था, यानी कि उनको पद से भी हटा दिया गया था। यद्यपि तुरंत ही उनकी पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है। 15 दिसंबर 1649 को साहू की मृत्यु के कारण मराठा शासन के विधान के राज्याधिकार में कोई मान्यता स्थापित हुई। राम राजा की अयोग्यता के कारण राजकीय सत्ता पेशवा के हाथों में केंद्रित हो गई। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है साहू की, तो 1750 में क्या होता है, यहाँ पर इसको जान लीजिए एक बार फिर से, संगोला की संधि होती है। और 1750 में जो संगोला की संधि होती है, तो इस संधि के बाद क्या होता है कि छत्रपति केवल नाम मात्र के प्रधान रह जाते हैं। छत्रपति छत्रपति केवल नाम मात्र के प्रधान रह जाते हैं। छत्रपति केवल नाम मात्र के प्रधान, नाम मात्र के प्रधान हो जाते हैं। वास्तविक प्रधान जो हो जाते हैं इस संगोला के संधि के तहत, मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक प्रधान हो जाता है वो कौन हो जाता है, पेशवा हो जाता है। वास्तविक प्रधान पेशवा हो जाता है।
और इस समय सतारा की सत्ता लगभग समाप्त हो जाती है और पूना शासन का केंद्र बिंदु बन जाता है, क्योंकि पेशवा का जो केंद्र बिंदु था वो पूना हुआ करता था। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, नाना साहब के समय में जो कई सारी सैनिक विजयें हुई, तो उनके चचेरे भाई सदाशिव राव भाव को जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सदाशिव राव भाव के समय में इनके समय में कहते हैं कि अटक से कटक तक मराठों की दुदुम्भी बजती थी। अटक से कटक तक, यानी कि इसको यदि आप मैप पर देखने का प्रयास करेंगे तो अटक से कटक तक जो दुदुम्भी बजती थी इनके शासनकाल में, मराठों के शासनकाल में, तो कटक उड़ीसा और अटक बिल्कुल पाकिस्तान के पश्चिमी तट तक, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया होता था उस समय मराठा कॉन्फेडरेसी के अंतर्गत होता था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने स्थापित कर लिया था। तो बालाजी बाजीराव के समय में जो प्रमुख सैन्य विजयें होती है और अभियान होता है, उसके सारे सफलता का श्रेय किसको जाता है? इनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाव को। और इनका पुत्र विश्वास राव था, जो 1761 में पानीपत का युद्ध होता है उसमें सेनापति के रूप में जाता है। तो 1741 में सबसे पहले किसको जीता जाता है? मालवा को जीता जाता है इनके शासनकाल में। 1742 से लेकर 1749 के बीच बंगाल के ऊपर कई निरंतर अभियान किए जाते हैं। फिर 1749 में पश्चिमी कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों पर। फिर 1750 में इन्हीं के समय में संगोला की क्रांतिकारी वैधानिक व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिससे सतारा की अपेक्षा पेशवा का निवास स्थान पूना शासकीय केंद्र बिंदु बन जाता है, जो आपको बताया। फिर 1760 में उदगीर के युद्ध में निजाम अली को पराजित करते हैं, यानी कि जो हैदराबाद का निजाम था तो उनको 1760 में उदगीर का युद्ध होता है, उस उदगीर के युद्ध में निजाम अली को पराजित करते हैं। फिर 1760 में दत्तोजी सिंधिया को पराजित करते हैं, 1760 में दत्तोजी सिंधिया को। और 1761 में पानीपत के रण क्षेत्र में मराठों की भीषण पराजय होती है, वो इन्हीं के शासनकाल में होती है। और इसी पानीपत के युद्ध में क्या होता है कि मराठे अपने दो मोती को खोते हैं, उनमें एक जो सदाशिव राव भाव हैं, तो सदाशिव राव भाव की मृत्यु भी, और पेशवा का जो अल्पवयस्क पुत्र था विश्वास राव की भी मृत्यु हो जाती है इस पानीपत के युद्ध में। और इस समाचार को सुनने के बाद जो पेशवा बालाजी बाजीराव है वो भी आघात उनको पहुंचता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है पानीपत के युद्ध के कुछ दिनों के बाद। उसके बाद जो पेशवा बनते हैं वो माधवराव प्रथम बनते हैं। तो इनके शासन काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 1741 में मालवा विजय, 42-49 के बीच बंगाल पर कई अभियान, 49 में कर्नाटक की विजय, 50 में संगोला की संधि, और संगोला की संधि की व्यवस्था को याद रखना है। 1759 में उदगीर का युद्ध, 1760 में दत्तोजी सिंधिया से युद्ध और उनको पराजित, और 1761 में पानीपत का युद्ध जिसमें मराठों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ता है। और वो मराठा जो कभी मुगलों का उत्तराधिकार होने का ख्वाब देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, पानीपत के युद्ध ने इनके स्वप्न को लगभग समाप्त कर दिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध ने यह साबित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि इससे यह क्लियर हो गया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, यानी कि अभी चूंकि रंगमंच पर अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी थे, लेकिन उन दोनों में से कौन करेगा ये क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन ये क्लियर हो चुका था कि भारत पर नियंत्रण करने के लिए ना तो अब मराठों में वो शक्ति बची हुई है और ना ही मुगलों में वो शक्ति बची हुई थी। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पेशवा इनके बाद बनते हैं वो है माधवराव प्रथम। तो बालाजी बाजीराव के ये ज्येष्ठ पुत्र माधवराव थे और माधवराव 16 वर्ष की आयु में पेशवा का पद ग्रहण करते हैं और 27 वर्ष की आयु में वह दिवंगत भी हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पानीपत की पराजय से मर्मांतक आघात से पीड़ित महाराष्ट्र में माधवराव के 11 वर्षीय शासन के 2 वर्ष गृह युद्ध में बीतते हैं, यानी कि 1761 में ये पेशवा बनते हैं, 11 वर्ष तक रहते हैं, यानी कि 1772 तक ये पेशवा रहते हैं। और इसमें जो 2 वर्ष है वो गृह युद्ध में बीत जाता है। तो कुल मिला के जो है 7 वर्ष इनको जो है सो काम करने का मिलेगा बीते, तथा अंतिम वर्ष यक्षमा के घातक रोगों में व्यतीत हुआ। इनको बीमारी हो गई थी यक्षमा, इसी से मरे भी थे। स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने में केवल 8 वर्ष मिले।
और इतने समय में साम्राज्य का विस्तार किया तथा शासन व्यवस्था संगठित किसी कारण पेशवाओं में सर्वोत्कृष्ट गिना जाता है। यानी कि जो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत के इस युद्ध के बाद जो मराठों की जो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो मराठों की एक तरीके से स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी, उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं माधवराव प्रथम, और इनमें बहुत सारी सफलता भी उनको मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इनके समय की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 12 नवंबर 1762 को 12 नवंबर 1762 को माधवराव के पदासीन होने पर उसकी अल्पावस्था से लाभ उठाने के देश से निजाम ने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया था, क्योंकि निजाम के साथ इनके पूर्वजों के भी दुश्मनी थे और इस समय भी आक्रमण होता है। माधवराव महत्वाकांक्षी किंतु माधव के महत्वाकांक्षी चाचा जो रघुनाथ राव ने अपने भतीजों को अपने अधीन में रखने के ध्येय से मराठों के परम शत्रु निजाम से गठबंधन कर माधवराव को आलेगांव में परास्त कर दिया था और उसे बंदी भी बना लिया था, किंतु माधवराव का गत्यावरोध करने में असफल रहे। यानी कि ये जो निजाम का हमला हुआ था, यहाँ पर सीधा से सीधा अर्थ है कि उसको करवाने में हाथ किसका था? तो जो पेशवा माधवराव है, इसका जो चाचा रघुनाथ राव, जिसको रघोबा के नाम से भी जाना जाता है, उसी का था। उसी ने महाराष्ट्र पर आक्रमण कराया ताकि वो पेशवा बनने की उसमें तरीके से कह सकते ख्वाब आ चुका था। तो माधवराव को आलेगांव में पराजित भी करते हैं, बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन फिर से जो माधवराव है उस गतिरोध का सामना करने के बाद फिर से पेशवा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पेशवा को रोकने में निजाम की सेना और रघुवा सफल नहीं होता है। 1763 में पेशवा ने राक्षस भुवन में, ये युद्ध का नाम है राक्षस भुवन का युद्ध, में निजाम को पूर्णतया पराजित किया। यानी कि इसके बाद फिर से 1763 में राक्षस भुवन का युद्ध होता है और युद्ध के बाद राक्षस भुवन की संधि भी होती है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि 1763 में माधवराव के शासनकाल में राक्षस भुवन के युद्ध में पेशवा ने निजाम को फिर से पराजित किया। इन्हीं के शासनकाल में हैदर अली, यानी कि जो मैसूर का शासक था, हैदर अली की जिसके शौर्य और रण चातुर्य से अंग्रेज सेना नायक भी घातक थे, आतंकित हुए थे, 4 अभियानों में माधवराव द्वारा परास्त हुआ था। यानी कि माधवराव के शासनकाल में मैसूर पर भी 4 आक्रमण किए गए। और यहाँ से आपके कनेक्टिविटी दे देते हैं कि जो सेकेंड अंगल मैसूर युद्ध होगा, उसका एक कारण यह भी था कि जब प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था तो दोनों ने जो संधि हुई थी, इसके तहत तय किया था कि यदि मैसूर पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करता है तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, और यदि अंग्रेज पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करता है तो मैसूर उसकी सहायता करेंगे। लेकिन जब इस माधवराव के शासनकाल में मैसूर पर आक्रमण हुआ तो इस समय अंग्रेजों ने जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि, उस संधि के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था। तो वह भी जो 1780 से लेके 1784 तक जो युद्ध हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, उसका एक कारण बनता है। तो यहाँ पर 4 आक्रमण करते हैं और हैदर अली को पराजित करते हैं। फिर मालवा तथा बुंदेलखंड पर भी मराठों का फिर से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। राजपूतों को भी इस समय ये पराजित करते हैं। तो जाट शासक और रेहला तो थे दोनों। जाट कौन थे आपको याद है, पिछले लेक्चर में इस पर क्लास हुई है। तो जाट शासक और रेहला को भी पराजित करते हैं और मराठा सेना दिल्ली तक अभियान कर मुगल सम्राट शाह आलम को पुनः सिंहासीन करते हैं। वह शाह आलम जो गुलाम कादिर रेहला के भय के डर से इलाहाबाद के किले में एक तरीके से अंग्रेजों का बंदी बना हुआ था, वहां से फिर से उसको उठाकर लाते हैं और यहाँ पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार जैसे पानीपत के युद्ध के पूर्व, वैसे इस बार भी मराठा साम्राज्य भारत में शक्तिशाली प्रमाणित हुआ। यानी कि जो पानीपत के युद्ध से मराठों ने प्रतिष्ठा खोई थी, एक बार फिर से माधवराव ने उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था और उसमें बहुत हद तक उनको सफलता भी मिली थी। किंतु माधवराव की असामयिक मृत्यु सचमुच ही महाराष्ट्र के लिए पानीपत की पराजय से कम घातक नहीं साबित हुआ, क्योंकि माधवराव के पश्चात महाराष्ट्र के साम्राज्य का पतोन्मुख होता चला गया। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो मराठा साम्राज्यवाद जो थी वो इसके बाद फिर से उभर नहीं पाया और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य अपने आंतरिक कलह के कारण और फिर अंग्रेजों के कारण, मूल रूप से अंग्रेजों को भी हस्तक्षेप करने का मिलता था इनके आंतरिक
कलह के कारण ही जब आप आंग्ल मराठा वार पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो उस आंतरिक कलह के कारण दिन के धीरे धीरे मराठा साम्राज्य कमजोर होता गया, दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। इनके बाद पेशवा नारायण राव का शासन काल आता है। तो जन्म जो है 1755 में और मृत्यु 1773 में। 13 दिसंबर 1772 को माधवराव के निसंतान होने के कारण उसकी मृत्यु पर उसका अनुज यानी उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा घोषित किया जाता है। यानी कि जो इससे पहले माधवराव पेशवा थे, उनको अपना कोई पुत्र नहीं था। निसंतान होने के कारण उनके मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा घोषित किया गया। तो ये जो नारायण राव थे प्रकृति में अस्थिर, उद्धत और विलासी थे। एक तो उसका महत्वाकांक्षी चाचा रघुनाथ राव बंदी होने के कारण अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट था, क्योंकि जब राक्षस भुवन का युद्ध हुआ था और जिसमें निजाम को पराजित किया गया था, उसके बाद इनकी जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति थी रघोबा की, तो रघोबा की षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए माधवराव ने बंदी बनाकर इसको जेल में डाल दिया था। और दूसरे उसकी वक्र बुद्धि पत्नी आनंदी बाई तथा पेशवा की माता गोपिका बाई में घोर वैमनस्य भी था। अतः अपनी पत्नी से प्रोत्साहित हो रघुनाथ राव यानी रघोबा ने पेशवा के विरुद्ध षड्यंत्र आयोजित किया। संभवतः आरंभ उसका ध्येय केवल पेशवा को बंदी बनाने का था, किंतु 30 अगस्त 1773 को पेशवा महल में नारायण राव के घेरे जाने पर संभवतः आनंदीबाई के इशारे पर ही रघुनाथ राव के अनुयायियों ने इसकी हत्या कर दी। यानी बहुत कम समय के लिए ये पेशवा रहे और एक जो कहते हैं ना दरबारी षड्यंत्र, जो पेशवा पद के लिए रघोबा में पहले से ही था एक तरीके से लालसा, उसी के कारण जो है उसके इशारे पर, आनंदी बाई के इशारे पर रघुनाथ राव के अनुयायी अर्थात रघोबा के अनुयायियों के द्वारा जो ये पेशवा थे इनकी क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है पेशवा नारायण राव की। अब रघोबा के हाथों में कुछ समय के लिए पेशवा का चला जाता है। तो रघुनाथ राव का जो जन्म हुआ था ये 1734 में और मृत्यु हुई थी 1784 में। तो पेशवा बालाजी बाजीराव का अनुज रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी था। यानी ये किसका अनुज था? बालाजी बाजीराव का था। तथा साहसी तो था किंतु स्वार्थी था, लालची भी था और दम्भी भी था। तीनों अवगुण इसमें मौजूद थे और इसीलिए आपने देखा है कि कई अवसर पर इसने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र किया था और आगे भी करेगा। बालाजी बाजीराव के समय में रघोबा के नेतृत्व में उत्तरी भारत के 2 सैनिक अभियानों की असफलता पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में महाराष्ट्र के लिए बड़ी अनिष्टकारी प्रमाणित हुई थी। अल्पवयस्क किंतु प्रतिभा संपन्न माधवराव के पदासीन जो बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद पेशवा बनता वही माधवराव होने पर उसने अपने प्रभुत्व रखने के ध्येय से रघोबा ने मराठों के परम शत्रु निजाम से समझौता कर लिया था और आले गांव में माधवराव को पराजित कर उसे बंदी बना लिया था, जो अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया था। किंतु माधवराव ने शीघ्र अपने पूर्ण स्थिति को स्थापित कर ली। 1773 में रघोबा को बड़ा अनुशासन में रहना पड़ा। 1773 में माधवराव की मृत्यु उपरांत नारायण राव के पेशवा बनने पर रघोबा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र आयोजित किया, जिससे उसकी हत्या हो गई, जो अभी आपने देखा। तो ये जो रघुनाथ राव उर्फ राघोबा है, ये इसके चरित्र का व्यक्ति था। बालाजी बाजीराव का अनुज है, किंतु स्वार्थी है, लालची है, दम्भी है और केवल एक ही था, इसको पेशवा बनना था। और पेशवा बनने के लिए आपने देखा है कि किस तरीके से माधवराव के विरुद्ध निजाम के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है। माधवराव के बाद, उनके मरने के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसका अनुज जो नारायण माधवराव पेशवा बनता है, नारायण राव पेशवा, उसको भी एक षड्यंत्र के तहत क्या करता है, मरवा देता है, हत्या करवा देता है। ये रघुनाथ राव या राघोबा का क्वालिटी था। लेकिन जो अब राघोबा को पेशवा घोषित होने का स्वप्न सार्थक हुआ, क्योंकि चूंकि जो पेशवा था वो मारा गया था। किंतु तत्कालीन नारायण राव की विधवा की मृत्यु होने पर नाना फडणवीस के नेतृत्व में रघोबा के विरुद्ध सफल विरोध उठ खड़ा हुआ। यानी कि जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय तो उनका लग रहा था कि जब उसने हत्या करवा दिया तो उसको लगा कि हम पेशवा बन जाएंगे, क्योंकि कोई उत्तराधिकार था नहीं। लेकिन उसी के बाद क्या होता है कि नारायण राव की विधवा ने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उस समय जो नाना फडणवीस थे, उन नाना फडणवीस ने रघोबा का विरोध करना शुरू कर दिया कि रघोबा पेशवा नहीं होगा। और रघोबा ने उसके बाद क्या हुआ कि जब रघोबा को लगा कि वह पेशवा नहीं बन सकता है, क्योंकि नारायण राव का जो पुत्र था जिसको माधव नारायण राव कहते हैं, माधव नारायण राव को पेशवा के लिए प्रमोट कर दिया गया। माधव नारायण राव को पेशवा के लिए, या नारायण राव द्वितीय भी आप इसको कह सकते हैं,
पेशवा के लिए प्रमोट कर दिया गया, तो जब रघोबा को लगा कि अब वो पेशवा का पद प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नाना फडणवीस ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था, तो फिर उसने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया, 1775 में सूरत की संधि कर ली। और इस संधि के तहत क्या था कि दो तीन चीजें इसमें थी कि सूरत की संधि के तहत क्या था कि रघुनाथराव राघोबा ने अंग्रेजों को सॉलसेट सॉलसेट और बसीन का क्षेत्र दिया था। सॉलसेट बंबई के पास सॉलसेट और बसीन का क्षेत्र दिया था किसने, रघुनाथराव ने अंग्रेजों को। और दूसरा, बदले में अंग्रेजों को क्या करना था, तो पेशवा के पद के लिए रघोबा का समर्थन करना था। पेशवा के पद के लिए रघोबा का समर्थन करना था। पेशवा के पद के लिए रघोबा का समर्थन करना था। और ये जो 1775 की संधि हुई थी रघुनाथराव और अंग्रेजों के बीच, इसी संधि से अंग्रेज जो है आंग्ल मराठा युद्ध में खिंच आते हैं, और यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम की शुरुआत हो जाती है। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो जाती है। और ये जो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर है, ये 1775 से लेके 1782 तक चलता है। कई फेज होगा इसमें, लेकिन जब आप देखेंगे कि आंग्ल मराठा वॉर चलता है, तो इसमें कई ऐसे अवसर आते हैं जब मराठों के द्वारा अंग्रेजों को बड़ी ही शर्मनाक पराजय दी जाती है। कई सारी संधियां होंगी, उसको हम अलग एंग्लो मराठा वॉर पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको दे दिया है कि जब पेशवा रघोबा को लगा कि जब वह पेशवा का पद प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नाना फडणवीस ने विरोध करना शुरू कर दिया था, पेशवा को उत्तराधिकारी आ चुका था, तो पेशवा के पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की 1775 में। यही जो मराठों का आंतरिक कलह था, जैसे मैंने कहा, यही मराठों का आंतरिक कलह फिर से एक बार अंग्रेजों को खींच लाया, और प्रथम आंग्ल मराठा वार की शुरुआत हो जाती है। और अंततः युद्ध की समाप्ति 1782 में सलाबाई की संधि के तहत होती है। जो प्रथम आंग्ल मराठा वॉर है, वो जो 1775 से 82 तक चला था, तो 1782 में सलाबाई की संधि के तहत अंत होता है। इसके अनुसार क्या था कि पेशवा दरबार द्वारा रघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान कर दी गई, और रघोबा के 48 वर्ष की आयु में आगे चलकर मृत्यु भी हो जाती है 1784 में। आपने देखा ही है जो इनका समयावधि है। और फिर इस सलवाई की संधि के तहत क्या था कि अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया था। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया था सलवाई की संधि के तहत। नेक्स्ट हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि अगले पेशवा कौन होंगे, माधव राव द्वितीय या माधव नारायण राव द्वितीय इनको कहते हैं। इनका जन्म 1784, मृत्यु 1795, यानी 74, 84, 94, यानी कुल 21 वर्ष तक की जो है इनकी लाइफ है। नारायण राव की हत्या के बाद रघोबा अपने को पेशवा घोषित करने में असफल रहा था, किंतु तत्काल ही नारायण राव की विधवा पुत्र उत्पन्न हो जाने पर 18 अप्रैल 1774 को जनमत के सहयोग से नाना फडणवीस ने राघोबा को पदच्युत करके 1 महीने 18 दिन के बालक माधव राव द्वितीय को पेशवा के पद पर बैठा दिया, और समस्त राज्य की सत्ता अब पेशवा के अभिभावक नाना फडणवीस के हाथों में आ गया। क्योंकि जो बालक था 1 महीने का था, 18 दिन का था, यानी 2 महीने भी जिसका नहीं, तो वो पेशवा को पद को क्या संभालेगा। तो पूरी जो पेशवा की सत्ता थी, केंद्र बिंदु किसके हाथ में, फडणवीस के हाथ में आ गया। शक्ति लोलुप नाना ने माधव राव के व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने दिया, न तो उसको शिक्षा दीक्षा दी, और न ही कुछ अनुभव का संचय कर चुका। निजाम के विरुद्ध खरारा या खरदला के युद्ध में 1795 में कुछ ही क्षणों के लिए उपस्थित था। आकस्मिक रूप से आत्महत्या हो या महल के छज्जे से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक युद्ध जो फिर से निजाम के विरुद्ध होता है 1795 में, जिसको क्या कहते हैं, खरदला या खरारा का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध में ही ये शामिल हुआ था, और उसके बाद कहते हैं कि आत्महत्या या छज्जे से गिर जाने के कारण, तो ये पता नहीं षड्यंत्र था, इतिहास में इसका क्लियर जिक्र नहीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं षड्यंत्र के तहत माधवराव द्वितीय को भी मारा गया, कुछ कहते हैं कि छज्जे से गिर के कारण हुई, कुछ ने कहा आत्महत्या। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1795 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। ये वही माधवराव द्वितीय है जिसको 1782 की सलाबाई की संधि के तहत 1782 की सलाबाई की संधि के तहत अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार किया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद।
इसके बाद जो पेशवा बनते हैं 1795 में, उसका नाम है चिमनजी अप्पा। कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन ये पद ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो चिमनजी अप्पा या चिमनाजी अप्पा, जन्म है 1784, मृत्यु है 1830। माधवराव द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में अव्यवस्था तीव्र उठी थी। प्राय 7 महीने तक उत्तराधिकार का प्रश्न समस्या बना रहा। माधवराव यानी कि ये भी निसंतान ही होने के कारण, जो पेशवा मरे थे 1795 में, तो माधवराव के निसंतान होने के कारण वास्तव में राज्याधिकारी राघोबा के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव द्वितीय का था, और यही शासक भी आगे पेशवा भी बनता है। यानी कि जो बाजीराव द्वितीय है वो किसका? राघोबा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो चरित्र रघुनाथ राव का था, वही चरित्र आपको देखेगा राघोबा में। जिस तरीके से पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संरक्षण संधि की थी, सहायता की थी, ठीक उसी तरीके से ये भी मराठों की प्रतिष्ठा गिरवी को अंग्रेजों के हाथ रखेंगे बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के कारण फिर से क्या होगा कि अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा, और उससे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो जाती है। किंतु नाना फडणवीस उसके पक्ष में नहीं था, अतः नाना ने बाजीराव के अनुज चिमना जी को उसकी अस्वीकृति पर भी पदासीन करने का निश्चय किया। उसकी नियुक्ति वैध ठहराने के लिए प्रथम तो उसे माधवराव की विधवा यशोदाबाई से गोद लिया गया। यानी कि चूंकि उसको, और चूंकि आपको याद होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आगे जब डलहौजी आएगा, तो उससे पहले भारत में क्या था कि गोद लिए हुए संतान की मान्यता थी। तो चूंकि माधवराव को कोई संतान नहीं था, तो सबसे पहले क्या किया कि जो माधवराव की विधवा पत्नी थी यशोदाबाई से चिमना जी को गोद लिवाया गया। कब? तो 24 मई 1796 को। और उसके बाद 2 जून को उसका क्या कर दिया गया? राज्यारोहण कर दिया गया पेशवा के पद पर। किंतु तत्कालीन आंतरिक विद्रोह से प्रभावित नाना फडणवीस ने बाजीराव के पक्ष में तथा चिमना जी के विरुद्ध षड्यंत्र आयोजित किया। यानी कि फिर जब उसका विरोध होने लगा, तो बाजीराव के पक्ष में पद त्याग दिया गया, और चिमना जी जो है सो कुछ ही समय के लिए पेशवा के पद पर रहते हैं। फलतः चिमना जी बंदी हुआ, बाजीराव पेशवा नियुक्त हुआ। 6 दिसंबर 1796 की, यानी कि 2 जून को वो पेशवा के पद पर बैठे थे चिमना जी, और 6 दिसंबर को नए पेशवा आ जाते हैं। कौन? तो बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाते हैं। और अंतिम मंगल मराठा युद्ध की समाप्ति पर जब बाजीराव ने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, तो चिमना जी बनारस जाकर रहने लगे, जहां 1830 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चिमना जी जो है, या चिमना जी अप्पा जो है, कब से कब तक पेशवा रहता है? 2 जून 1796 से लेके 5 दिसंबर 1796, यानी कुल मिलाकर 5 महीने के आसपास, 5.5 महीने के आसपास पेशवा, और उसके बाद फिर से बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र है? तो रघोबा या रघुनाथ राव का पुत्र है, जो पेशवा के पद पर आसीन हो जाते हैं इसके बाद। और इसके बाद 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो बाजीराव द्वितीय, इनका जन्म 1775 में हुआ था, मृत्यु 1851 में। रघुनाथ राव तथा मराठा दरबार का अभिभावक नाना फडणवीस में तीव्र विरोध था, अतः माधवराव द्वितीय की मृत्यु पर नाना ने बाजीराव की अपेक्षा उसके अनुज चिमना जी अप्पा को पेशवा घोषित किया था, जैसे कि पहले। किंतु आंतरिक दांवपेच से प्रभावित होकर नाना ने तुरंत ही चिमना जी को पदच्युत कर दिया, और ये पेशवा बनते हैं 6 दिसंबर 1796 को। बाजीराव द्वितीय का अधिकांश समय जीवन बंदीगृह में व्यतीत होने के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा नितांत अधूरी रही थी। उसकी प्रकृति भी कटु और विकृत हो गई थी। अयोग्य तथा अनुभवी होने के अतिरिक्त वह स्वभाव से दुर्मति विश्वासघाती भी था। यानी कि जैसे मैंने जैसे जो कैरेक्टर रघुनाथ राव का था, वही कैरेक्टर उसके पुत्र बाजीराव द्वितीय का भी था। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है, और नाना फडणवीस की मृत्यु होने के बाद जो योग्यता थी, जो गुण था, क्वालिटी था, वो पेशवा में नहीं था। इसलिए धीरे धीरे पेशवा पर से जो नियंत्रण था एक तरीके से हट गया, और उसके बाद महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य में विरोधों की श्रृंखला और एक तरीके से कहते छल प्रपंच की श्रृंखला चल पड़ती है। नाना की मृत्यु से बाजीराव पर रहा नियंत्रण हट गया। बाजीराव के दुर्व्यवहार तथा मराठा की विशृंखलता में वृद्धि होने लगी। पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा विट्ठोजी होलकर की हत्या करा दी जाती है। यहाँ पर कहानी यह है कि जो इस समय पूना था, जो पेशवा का केंद्र बिंदु था, तो पूना में इस समय सिंधिया भी अपना दबदबा चाहता था,
और होलकर भी अपना दबदबा चाहता था। दोनों जो थे सो पूना में अपना दबदबा चाहते थे, जो मराठा कॉन्फेडरेशन के थे। और इसी क्रम में क्या होता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा विट्ठोजी होलकर की हत्या करवा दी जाती है। और जब विट्ठोजी होलकर की हत्या करवा दी जाती है 1801 में, तो उसके बाद यशवंतराव होलकर पेशवा यानी कि पूना पर आक्रमण करता है और पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को पराजित करता है, क्योंकि सिंधिया के इशारे पर ही बाजीराव द्वितीय ने विट्ठोजी होलकर की हत्या करा दी थी, जो यशवंतराव होलकर का संबंधी था। और उसके बाद यशवंतराव होलकर सैनिक लेकर चलता है और पेशवा और सिंधिया दोनों को पराजित करता है और एक तरीके से पूना पर अधिकार कर लेता है। और जब होलकर के द्वारा पूना पर अधिकार कर लिया जाता है, तो फिर से क्या होता है कि पेशवा अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाता है। जैसे वहां पर आपने देखा था कि जब नाना ने राघोबा का विरोध किया था, पेशवा का पद प्राप्त नहीं किया, तो 1775 में जाकर सूरत की संधि कर ली। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पराजित होने के बाद जब पूना पर लगभग होलकर ने अधिकार कर लिया, तो पेशवा अंग्रेजों से बसीन की सहायक संधि कर लेता है 1802 में। ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। तो सहायक संधि जो होता था ये कई नॉर्म्स पर आधारित होता था, कई सारे इसमें चीजें होती थी। जब आप वेलेजली को पढ़ेंगे या अंग्रेजी एक्सपेंशन को पढ़ेंगे तब आपको उसमें हमें बताएंगे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के क्या क्या स्वीकार करने होते थे। एक तरीके से अपनी सोवर्जिनिटी, अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के सामने गिरवी रख देनी होती थी। और 1802 में बसीन की सहायक संधि के उपरांत बाजीराव पुनः पुणे पहुंचा। इसी क्रम में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यानी कि वहां पर भी आपको लिंक दे दिया कि जो प्रथम आंग्ल मराठा वॉर हुआ था ये मराठों के आपसी कलह के कारण ही हुआ था, उसमें अंग्रेजों को एंट्री करने का मौका मिला। और जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जो लगभग 1803 से लेके 1806 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चलेगा, ये एंग्लो मराठा वॉर भी मराठा कॉन्फेडरेसी के आपसी कलह के कारण। क्यों? तो पहले तो पूना में सिंधिया और होलकर दबदबा चाहता था, सिंधिया के इशारे पर बिट्ठो जी की हत्या करवा देता है पेशवा। उसके बाद होलकर जो है सो चढ़ाता है पूना पर और सिंधिया और पेशवा दोनों को पराजित करता है। और पेशवा को जब कोई उपाय नहीं दिखता है तो फिर अंग्रेजों से भागता है, बसीन की सहायक संधि करता है। किसके लिए? पेशवा के पद के लिए। और बसीन की संधि के तहत मराठा संप्रभुता एक तरीके से गिरवी रख दी जाती है। तो जब घर का प्रमुख पेशवा था मराठा कॉन्फेडरेसी का, उसी ने ही सहायक संधि कर ली थी, तो उसके बाद पेशवा की प्रतिष्ठा और अन्य जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी सभी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तो सभी का एक एक के साथ आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार में अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है। लेकिन कमजोरियां क्या थी कि जब पेशवा लड़ रहा था तो होलकर देख रहा था, जब होलकर लड़ रहा था तो सिंधिया देख रहा था, और सिंधिया लड़ रहा था तो पेशवा और होलकर देख रहे थे। कभी भी इन लोगों ने सामूहिक रूप से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों का सामना नहीं किया। यदि सामूहिक रूप से मराठा कॉन्फेडरेसी अंग्रेजों का सामना करते तो हो सकता था कि रिजल्टेंट कुछ अलग होता, ऐसा संभव था। युद्ध छिड़ गया। परिणाम स्वरूप बाजीराव को अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा तथा मराठाओं की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई, क्योंकि ये सहायक संधि थी। आपको पूरी तरीके से अपनी स्वतंत्रता, अपनी विदेश नीति, अपनी गृह नीति सब कुछ अंग्रेजों का अधीन कर देना होता था। अंतिम मंगाल आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पुनः बाजीराव को संधि के लिए विवश किया, जो 5 नवंबर 1817 को हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा वॉर का बात है, ये अंतिम आंग्ल मराठा का हो गया कि ये 1816 से लेके 1818 तक कुल चलता है। और 1817 में जिसने मराठा संघ अपना राज्याधिकार समाप्त कर देता है। युद्ध की समाप्ति पर मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के अधिकार में ले लिया जाता है। एक छोटा सा जो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह थे उसको बुलाया जाता है, खोजा जाता है। सतारा का एक छोटा सा राज्य देके प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और पूरे मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी पेंशन दे दिया जाता है और कानपुर के निकट बिठूर जाकर उन्हें भेज दिया जाता है, वहीं पर वो रहते हैं। और जैसे पहले ही बताया, शिवाजी के वंशज को खोजा जाता है, प्रताप सिंह मिलते हैं, उनको सतारा पर गद्दी बैठा दिया जाता है, सहायक सेना उनके दरबार में रख जाती है। पूरी तरीके से एक छोटा सा राज्य सतारा का कायम रखा जाता है और पूरी मराठा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से जो पेशवा का शासन काल है इस तरीके से चलता है।
और इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी मैंने आपके लिए एंग्लो मराठा वॉर में दे दिया है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कनेक्टिविटी दे दी है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की कनेक्टिविटी दे दी है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की कनेक्टिविटी दे दी है। तो जब आप आंग्ल मराठा वॉर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जब पेशवा सबका नाम आएगा कि ये उस समय पेशवा था, या होलकर का नाम आएगा, सिंधिया का नाम आएगा, गायकबर का नाम आएगा, तो आपके लिए कोई कठिनाइयां नहीं होगी। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि एक एक चीज आपके पास सिक्वेंसली जाए ताकि आपको चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने में बेहतर लगे। इसीलिए मैंने हर एक क्षेत्रीय राज्य अब पढ़ा दिया आपको। अब जितने भी 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य थे उसको आप जान गए हैं, मुगल को जान गए हैं। तो अब ब्रिटिश एक्सपेंशन के क्रम में जब आप जाएंगे बंगाल में, कर्नाटक में, मराठा के साथ, मैसूर के साथ, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक मैसूर की बात है, तो मैसूर के बारे में जब हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाएंगे तो हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देंगे, फिर हम आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मराठा पेशवा वाला वीडियो है आपको पसंद आएगा, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। इसमें कई सारी संधियां हैं, कई सारे युद्ध हैं जो आपके पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा और फिर अगले वीडियो में अब हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन की पॉलिसी सबको लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मित्रों या आप में से कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ये दो प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। जिसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाए। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड टेक प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर सीरीज, ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और जीएस के प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलता है। तो फिर आप कहेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, एक मेंटोरशिप मिलना चाहिए जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो आप 1 या 2 वर्षों के जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को सभी लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें और अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएं। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए ब्रिटिश एक्सपेंशन की पॉलिसी सब लेकर आऊँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, और सभी को थैंक यू है।